Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. In this session, we are going to discuss the most important MCQs of the Constitution of India 1950, which is going to be relevant and useful for any competitive examination, whether it is civil services or any legal field examination, whether it is law entrance examination or judicial service examination. So let's begin. क्वेश्चन है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज द एसेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस दिया गया? बिल्कुल सही, आर्टिकल 20 में ये बात बताई गई है। इस पूरे वीडियो में हम आर्टिकल 20, 21 और 21 कैपिटल ए और 22 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अगर मतलब इन जो आर्टिकल हैं 20, 21, 21 कैपिटल ए और 22, इनसे आने वाले कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं, 2, 4, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर चले जाते हैं। ये हैबिट अच्छी नहीं है। आपको खासकर अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सेल करना है तो आपको पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है। और हमें पता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लेबोरियस हैं, वो धैर्य रखते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, उनसे हमें बताना चाहेंगे कि प्लीज़ धैर्य रखिए। धैर्य का जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद, किसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है इसका? आर्टिकल 11 क्लास 1 ऑफ यूडीएचआर मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, या आर्टिकल 16 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, के आर्टिकल 15 क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, के आर्टिकल 50 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लास में शायद बताया नहीं गया है, फिर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे कि आर्टिकल 11 क्लास 1 ऑफ यूडीएचआर से रिजेंबल करता है हमारा। आर्टिकल 11 क्लास 1 से आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजेंबल करता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 20 में क्या कवर्ड नहीं है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कवर्ड नहीं है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कवर्ड नहीं है, कि डबल जेपार्डी कवर्ड नहीं है, कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं कवर्ड है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कवर्ड है, डबल जेपार्डी कवर्ड है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन कवर्ड है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन कवर्ड नहीं है। ये किस में कवर्ड है? 22 में कवर्ड है। आर्टिकल 22 में कवर्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन। और बाकी के तीनों जो हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जेपार्डी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये सब क्या हैं? ये आर्टिकल 20 में इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायोलेटेड व्हेन, कब ये वायोलेटेड नहीं होगा? नंबर ए, सब्सटेंटिव लॉ विद ग्रेटर पनिशमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज इनेक्टेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है, मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाता हूँ। सब लोगों ने सही लगभग मार्क कर भी दिया है। इसका सही आंसर है सी, दैट इज प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। When procedural law relating to criminal proceeding is enacted by the parliament with simple majority, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। जैसे अपना जो अभी ये जो नए 3 लॉ हैं, इनमें से जो प्रोसीजरल लॉ है जैसे सीआरपीसी और एविडेंस जिसे कहते हैं, इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाया जाएगा, लेकिन आईपीसी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगाया जाएगा क्योंकि आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ, हाउएवर सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से जा करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? कौन सा आर्टिकल है जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को प्रोटेक्ट करता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था, कौन सा है? आर्टिकल 20। ए इज़ द राइट आंसर। सब लोग बहुत तेज फटाफट आंसर कर रहे हो, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी? डबल जेपार्डी को कौन रिकॉग्नाइज करता है?
बिल्कुल, डबल जेपार्डी को आर्टिकल 20 क्लास 2 रिकॉग्नाइज करता है। आर्टिकल 20 क्लास 2 डबल जेपार्डी को रिकॉग्नाइज करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 क्लास 2? आर्टिकल 20 क्लास 2 किस बात की बात करता है? तो हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा किसकी बात करता है, डबल जेपार्डी की बात करता है। किसकी बात करता है? डबल जेपार्डी की बात करता है। ओके, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल से, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से, कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन से, कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से? किससे डील करता है? बिल्कुल सही, सबका सही है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से डील करता है। किससे डील करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट डबल जेपार्डी मीन्स? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? डबल जेपार्डी की हमें मीनिंग बतानी है। डबल जेपार्डी का मतलब होता है कि पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंसेस। ये इसका वाइडर स्कोप हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? सीआरपीसी में। आप लोग बताइए, हमने बता रखा है आपको सीआरपीसी की क्लास में, यानी क्रिमिनल लॉ की क्लास जब हो रही थी। आंसर करो। हाँ, कुछ ही लोगों का, सब लोग यार कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का। सेक्शन 300 में बात की गई, इसमें हमने 2 मैगजीम भी लिखवाई थी, कोई लिखो। अट्रेफाइस एक्विट एंड अट्रेफाइस कन्विक्ट, 2 मैगजीम लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? ऐसे करोगे यार, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अट्रेफाइस एक्विट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। अट्रेफाइस एक्विट जो प्रिंसिपल है किस चीज़ से रिलेटेड है? किस चीज़ से बताओ? बिल्कुल, डबल जेपार्डी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डबल जेपार्डी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन वाई इज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इन 1960 एंड sentenced to 3 years of imprisonment on release from the Tihar jail, he was apprehended and detained for commission of murder and tried and convicted and sentenced to life imprisonment in 1990. Is this a violation of Article 20 of the Constitution of India? क्या ये वायोलेशन है आर्टिकल 20 का? नहीं है, बताइए। नो, दिस इज नॉट द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 20। दिस इज नॉट द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 20। ठीक है, समझ आ रही बात? आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे सेम ऑफेंसेस के लिए, अगर सेम ऑफेंस के लिए अगर आप कन्विक्ट किए जाते हो तो मान लीजिए कि आपने चोरी की, और चोरी के लिए आपको एक बार एक तो कन्विक्ट कर दिया गया, यानी कन्विक्टेड हो गए एक बार। अब आप दोबारा उसी सेम चोरी के लिए आप कन्विक्ट नहीं हो सकते, ये हो गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, सीआरपीसी क्या बात करता है कि मान लीजिए कि आपने चोरी की या नहीं किया, जो भी है, आपका ट्रायल चला और आपको या तो कन्विक्ट कर दिया गया या तो एक्विट कर दिया गया। तो एक्विटल वाले केस में भी आपका दोबारा वो नहीं हो सकता ट्रायल, और कन्विक्शन वाले केस में भी नहीं हो सकता है, यानी अट्रेफाइस एक्विट एंड अट्रेफाइस कन्विक्ट। डबल जेपार्डी अंडर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी इज वाइडर देन डबल जेपार्डी गिवन अंडर आर्टिकल 20 क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोहिबिशन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, इसमें क्या हो जाएगा? इज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। अगर इसमें सीआरपीसी भी ऑप्शन में होता तो सीआरपीसी भी सही होता, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में दिया गया है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रूल ऑफ नेमो डेबिट विस वेक्सारी रिलेट्स टू। नेमो डेबिट विस वेक्सारी मतलब क्या होता है? डबल जेपार्डी होता है, डबल जेपार्डी। नेमो डेबिट विस वेक्सारी, डबल जेपार्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? बताइए। बिल्कुल सही, एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉज शुड, सॉरी नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा डबल जेपार्डी, फिर सेल्फ इनक्रिमिनेशन। यानी आर्टिकल 20 क्लास 1 में हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉज के बारे में बताया गया है, फिर आर्टिकल 20 क्लास 2 में डबल जेपार्डी, फिर 20 क्लास 3 में सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ए इज द राइट आंसर, सीक्वेंस यही है, याद रखना सब लोग। आर्टिकल 20 क्लास 1 में क्या? एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉज। आर्टिकल 20 क्लास 2 में क्या? डबल जेपार्डी। आर्टिकल 20 क्लास 3 में क्या? सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन इनेक्टेड इन आर्टिकल 20 क्लास 3 मीन्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या है, हमें बताना है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, यानी नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड। उसको कंपेल इस बात के लिए, उसको कोर्स इस बात के लिए नहीं किया जा सकता है, किस बात के लिए?
टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने खुद के खिलाफ क्या कर दे, विटनेस दे दे, आप खुद कन्फेशन कर ले, इस चीज़ को उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। किस केस में, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, खुद को वो इनक्रिमिनेट नहीं करेगा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 20 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन टू, किसको ये गारंटी करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन? बिल्कुल एन अक्यूज्ड को करता है, एन अक्यूज्ड को करता है। आपने शायद सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा, सब लोग जल्दी जल्दी अपना बैरक पलट करके देखोगे, ठीक है, कि क्या बता रहा है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्टेड अंडर कंपल्सन इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस में बात बोली गई? बिल्कुल, ये केस आपको सीआरपीसी की भी क्लास में लिखवाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास में लिखवाया गया है, और शायद एविडेंस वाले में भी बताया गया था। शेल्बी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, शेल्बी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। ओके, आगे बढ़े। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन से रिलेटेड है, बताइए। बिल्कुल सही, सबका सही है, कितने अच्छे हैं हमारे बच्चे। आर्टिकल 20 क्लास 3, आर्टिकल 20 क्लास 3 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, नो पर्सन लिखा हुआ है दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के खिलाफ यानी सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इज एन, क्या है ये, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लगा करके 35 में दिया गया है, और जो पार्ट 3 में दिया गया है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। ओके, और एक किस उसमें दिया गया, आर्टिकल 20 क्लास 3 में दिया गया सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लास 2 में डबल जेपार्डी, आर्टिकल 20 क्लास 1 में एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉस। ओके, आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है एन अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन, रीजन है एन अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, बताइए क्या हो सकता है सही आंसर? बिल्कुल, इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एन अक्यूज्ड पर्सन कैन बी कंपेल्ड, कैन बी कंपेल्ड, क्योंकि थंब इम्प्रेशन लेना इज नॉट इक्विवेलेंट टू टेकिंग द incriminatory statement. Okay, thumb impression can be taken and it is not violative of article 20 class 3 of the constitution of India. Okay, तो C is the right answer. अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following clauses is are covered under article 20 of the Indian constitution, कौन सा क्लास आर्टिकल 20 में कवर्ड है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, बिल्कुल सही बात है ये। इसका मतलब ही होता है, इस चीज़ को अगर हम इन शॉर्ट में बोलना चाहें तो इसका मतलब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉस, एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉस। एंड नंबर 2, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ऑफ द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कोई भी व्यक्ति सेम ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार क्या प्रोसिक्यूट या कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब होता है डबल जेपार्डी। और थर्ड है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ यानी सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं हो सकता उसका। तो तीनों के तीनों क्या हैं, कवर्ड हैं, तो डी इज द राइट आंसर हमारा, ऑल ऑफ देम तीनों कवर्ड है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 20 क्लास 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट अक्यूज्ड इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, दिस क्लास गिव्स प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन देता है? टू अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस, अगेंस्ट हिमसेल्फ, ऑल ऑफ देम। बिल्कुल ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ विटनेस बन जाए। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर मिला करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि एन अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके, तो ये तीनों चीज़ें कवर्ड हो गई कि नहीं हो गई? तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द क्लास 3 ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट। इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? कंपल्सन होना चाहिए, कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी किसको, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को क्या करने के लिए, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 21। ये थे हमारे आर्टिकल 20 के क्वेश्चंस। अब हम आर्टिकल 21 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, आर्टिकल 21 का हमारा पहला क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज डिस्क्राइब्ड अंडर व्हिच आर्टिकल। हमें आर्टिकल नंबर बताना है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Constitution of India guaranteed protection of life and personal liberty। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ए। क्या है ये? सिविल राइट है, इंटेलेक्चुअल राइट है, फंडामेंटल राइट है, नन ऑफ द अबव है। कैसा राइट है? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution of India. Okay. The next question is the protection of life and personal liberty under Article 21H क्या है? अवेलेबल टू एनी पर्सन है। हम लोग जब आर्टिकल एनी राइट टू इक्वलिटी का जब डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी वो भी किस पे अप्लाई होता है? एवरी पर्सन पर अप्लाई होता है, वेदर दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। Likewise, Article 21 is also applicable to any person, whether they are citizen of India or not। चाहे वो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, दोनों ही स्थितियों में उन पे आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 लगेगा। ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स? राइट टू फॉर्म यूनियन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, right to assemble peacefully, right to move freely throughout the territory of India। The right answer is option B, that is protection of life and personal liberty। और सब किसके पार्ट हैं? और सब आर्टिकल 19 के पार्ट हैं। आर्टिकल 19 सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल 21 एक्सटेंड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 का किस किस लोगों पर अप्लाई होता है? तो ये ऑल पर्सन्स पर अप्लाई होता है, ऑल पर्सन्स पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करस्पॉन्डिंग टू। किससे करस्पॉन्ड करता है ये? बिल्कुल, द 6th अमेंडमेंट। लिख लीजिए सब लोग, द 6th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करस्पॉन्डिंग टू द 6th अमेंडमेंट to the Constitution of the United States। C is the right answer. Next question. No, sorry, 6th नहीं, 5th amendment। The protection of life and personal liberty under the Constitution of India is corresponding to 5th amendment of the Constitution of the United States। B is the right answer, B is the right answer। Okay, अगला क्वेश्चन है हमारा, after this case article 21 now protect the right of life and personal liberty of citizens not only from executive action but also from legislative action। the case name is, केस का नाम हमें बताना। बिल्कुल सही, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर। मनेका गांधी के केस में बताया गया था कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ नहीं है, वो लेजिस्लेटिव एक्शंस के खिलाफ भी अप्लीकेबल है, मिलता है किसको? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, इन विच केस जस्टिस भगवती सेड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इंश्राइंड इन आर्टिकल 21 derives its life breath from directive principles of state policy, particularly clause B and C of articles 39, 41, 42। किस केस में सब बात बोली गई? बिल्कुल, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगला क्वेश्चन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द टर्मिनोलॉजी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? यूएसए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आंसर करो सब लोग, हम देखें।
कौन कौन आंसर सही कर रहा है? नहीं 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 नहीं, अमेरिका यूएसए नहीं है, जापान इज़ द राइट आंसर। जापान इज़ द राइट। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ कहाँ से आया है? जापान से आया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ कंकरिंग इन आर्टिकल 21 वॉज एक्सपेंडेड इन द केस ऑफ, किस केस में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को क्या किया गया? एक्सपेंड किया गया, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी इज द राइट आंसर। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द वर्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ इन आर्टिकल 21 मीन्स, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ आर्टिकल 21 में जो दिया गया है उसका मतलब क्या है? हमें मतलब समझाना है, हमें मतलब बताना है, ठीक है। तो भैया इसका मतलब होता है कि अल्लाह विच इज़ रीजनेबली फेयर एंड जस्ट, अल्लाह प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ मतलब होता है अल्लाह विच इज़ रीजनेबली फेयर एंड जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following cases the Supreme Court held that right to life is a fundamental right? right to, सॉरी हम लोग कुछ शायद मिस कर गए। हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी याद आया, इसमें ये लिखना था राइट टू पीसफुल स्लीप। राइट टू पीसफुल स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। किस केस में बोला गया? इन रे रामलीला मैदान केस। इसमें रामदेव बाबा की पिटाई हुई थी, आप लोगों को याद है नहीं याद है? इन रे रामलीला मैदान केस। ओके, अगला क्वेश्चन, द डिसेंटिंग जजमेंट इन द केस पर्टेनिंग टू द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द आधार बिल वाज गिवन बाई, कौन था डिसेंटिंग जज? बिल्कुल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब थे, जो कि अभी कौन है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, डिसेंटिंग जजमेंट दिया था इन्होंने किस केस में? आधार वाले केस में। अगला क्वेश्चन, फेयर ट्रायल इन अ क्रिमिनल केस इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में इस चीज़ को गारंटी किया गया है? बिल्कुल, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस चीज़ को फॉलो करना होता है। एक्सेप्ट देम नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो फेयर ट्रायल का प्रोविजन हम यहीं से इन्फर करते हैं, किस आर्टिकल से? आर्टिकल 21 से। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड, किस आर्टिकल में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड किया गया? बताइए। बिल्कुल सही, सबका सही है आंसर, आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच in which of the following cases it was held by the Supreme Court that right to trade on pavement is a fundamental right? right to trade on pavement is a fundamental right, बिल्कुल सही, सबका सही। सूडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, सूडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following cases the Supreme Court of India has observed sexual harassment in the workplace as a violation of human right? सेक्सुअल हैरेसमेंट ह्यूमन राइट का वायोलेशन है, किस केस में बात बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो कौन सा केस था? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड 16 गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी एनकाउंटर डेथ में 16 पॉइंट गाइडलाइन किस में दिया गया, किस केस में दिया गया है? तो द नेम ऑफ द केस इज PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सी इज द राइट आंसर, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सब लोग इस केस को लिख लीजिए, नोट कर रहे हो ना सब लोग? नोट कर लीजिए जल्दी। अगले केस पर पढ़े, अगले क्वेश्चन पर पढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ट्रेस्ड द राइट टू प्राइवेसी इन व्हिच आर्टिकल, किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी को इन्फर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के तौर? बिल्कुल आर्टिकल 21 में इसको ट्रेस किया गया है। ये किस केस में हुआ है ऐसा सब? तो ये केस में हुआ है पुट्टास्वामी, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, हो गया, समझ आ गई बात सबको? आगे बढ़ जाएं हम लोग। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाज डिसाइडेड बाई, कितने जजों की बेंच थी? बेंच ऑफ 9 जजेस, 9 जजों की बेंच थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन, किस में इम्प्लिसिट है बताइए? बिल्कुल, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी में इम्प्लिसिट है ये बात। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस majority judgment of the Supreme Court held that Aadhaar not only gave them a unique identity but also a life dignity? किस केस में बात बोली गई है? बिल्कुल, आधार वाला केस ही तक क्या था, जस्टिस पुट्टास्वामी का केस था और उसी को प्रिवेसी जजमेंट भी कहा जाता है। तो जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सब बात बोली गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स रिलेट्स टू द प्रोहिबिशन अगेंस्ट कॉजिंग पोल्यूशन एंड डिसकम्फर्ट टू द पब्लिक ड्यू टू स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को इतनी बार पूछा गया है कि जितना मैं एम्फेसिस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन करोगे और रट्टा मारोगे तो आंसर इज मुरली एस देवरा वर्सेस, मुरी लिख गया है बट वो मुरली है, सॉरी फॉर दैट। हम लोग से कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार आंसर बताते टाइम हमारे मुंह से गलत निकल जाता है, तो इसके लिए आप लोग कई बार माफ़ कर दिया करो, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग होशियार बच्चे हो, तो अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएंगी तो माफ़ भी कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बिल्कुल, तो बी इज़ द राइट आंसर, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या इंक्लूडेड नहीं है बताना है हमें। तो राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू डिग्निटी। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच केस डिड सुप्रीम कोर्ट अलाउज पैसिव एथनेसिया? पैसिव एथनेसिया किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की? बिल्कुल सही सबका, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगला क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड बाई आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा राइट है जो आर्टिकल 21 के द्वारा कवर्ड नहीं है? ओके, बताइए। बिल्कुल सही, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये कहीं पर भी फंडामेंटल राइट नहीं है। इवन फैक्ट्रीज एक्ट या ट्रेड यूनियन एक्ट या हम जो भी लेबर लॉ में हम बहुत सारे एक्ट पढ़े हुए थे, उन सब में भी राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाइदर राइट टू स्ट्राइक नॉर लॉकआउट इज अ फंडामेंटल राइट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन है हमारा, आर्टिकल 21 इम्प्लिसिटली इनकॉर्पोरेट्स द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। रीजन है हमारा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी। हमें आंसर बताना है, क्या सही होगा बोलो? बोथ सही है, मतलब ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, R is not the correct explanation of A. Okay. Next question is, in which of the following cases it was held by the Supreme Court that right to trade on pavement in is a fundamental right? अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन पहले देखा था कि ये कौन सा केस था, सुडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ अक्यूज्ड टू स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट है? तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ही हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, अगर आप लोगों ने देखा हो, केसेस की लिस्ट प्रोवाइड की थी। उस केसेस की लिस्ट में हमने आपको बहुत सारे केसेस भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन के। जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस ना मिले हों वो क्या करेंगे, हमको व्हाट्सएप करेंगे, हम उनको केसेस की लिस्ट भेज देंगे। ओके, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि राइट ऑफ अक्यूज्ड ऑफ टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? उन्नी कृष्णन का केस किस राइट से डील करता है? तो उन्नी कृष्णन, मोहिनी जैन और ये सारे केस किससे रिलेट करते हैं? राइट टू एजुकेशन से रिलेट करते हैं। बी इज द राइट आंसर। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील्स विथ राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू हेल्थ इज
कौन कॉमिटेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है हमसे। ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। राइट टू हेल्थ इज inferred from the right to life. Okay. Next question is, the Supreme Court of India held that the right to life includes the right to enjoy unpolluted air and water was made in one of the following cases. किस केस में सब बात बोली गई कि जो राइट टू लाइफ है वो क्लीन वाटर और अनपॉल्यूटेड एयर को एंजॉय करने का भी राइट देती है? किस केस में बताया गया? तो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय अनपॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वाज मेड इन द फॉलोइंग केसेस। किस केस में बताया गया? रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। आप में से जितने भी लोग किस अपने पर्सन के चॉइस से शादी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी दूसरे कास्ट का हो, रिलीजन का हो, तो अपने मम्मी पापा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने पार्टनर के साथ काटोगे ना कि सोसाइटी के साथ। तो खाना खर्चा थोड़ी नहीं चलाएगा आपका। तो क्या करोगे? ये राइट टू फंडामेंटल राइट कहाँ पे आपको दिया गया है? किस आर्टिकल में दिया गया है? बिल्कुल आर्टिकल 21 में दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं तो वो किसी से ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फंडामेंटल राइट है, गो अहेड एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके। तो आप सब लोग अपने अपने पसंद के ही लड़के या लड़की से शादी कीजिएगा। अपने माँ बाप के दबाव में, अब सोसाइटी के दबाव में मत आइएगा, अपने माँ बाप को परसुएट कीजिए। ओके, ठीक है? करोगे ना सब लोग? नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बी पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर। इस केस को हम लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ाते टाइम आपको बताया भी है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। केस क्या है हमारा? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए इज़ द राइट आंसर। ट्रांसजेंडर टू पर्सन्स टू बी पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 21 कैपिटल ए, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया है? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, सबका सही, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्टिकल 21 कैपिटल ए किस चीज़ के बारे में बात करता है? बिल्कुल राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज पर आर्टिकल 21 कैपिटल ए, देखो अभी हम 21 डिस्कस कर रहे थे, अभी हम 21 कैपिटल ए डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे कि इनसे बाहर क्वेश्चन पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। समझ पा रहे हो ना आप लोग? हमने क्यों आपसे वादा किया था कि एक बार हम अगर आपका हाथ पकड़ लिए ना तो आपको हम एग्ज़ाम क्लियर करा के मानेंगे। सेम चीज़ हम जुडिशरी वगैरह वाले में भी करने जा रहे हैं। तो जिसको जुडिशरी का वो ज्वाइन करना हो, आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए और 5 जुलाई 2024 से लगा करके 10 जुलाई 2024 तक डेमो क्लास जो चलेगी उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, और 15 जुलाई से पेड बैच चालू होगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? 6 to 14 ईयर्स। एज पर आर्टिकल 21 कैपिटल ए, द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ए इज़ द राइट आंसर। हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमारा है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। रीजन हमारा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। वेदर रीजन इज करेक्ट और नॉट, बताइए। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, दैट इज ए इज ट्रू, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट नाउ, बट आर इज फॉल्स, दैट इज रीजन इज फॉल्स। क्योंकि इससे पहले भी आर्टिकल 46 वगैरह अगर आप देखोगे तो उसमें 46, 45 इन सब में आर्टिकल्स में किस चीज़ का प्रोविज़न किया गया है? एजुकेशन का प्रोविज़न पहले भी किया गया था। ठीक है?
और अब इसको तो डीपीएसपी से उठा करके कहाँ पे ला के रख दिया गया है डीपीएसपी से उठा करके फंडामेंटल राइट में ला करके रख दिया गया है। ठीक है, किसी को कोई सा कितने क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैंडकफिंग। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच केस इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैंडकफिंग, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो हैंडकफिंग से रिलेटेड कौन सा है, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैं कृपा शंकर, तो केस का नाम प्रेम शंकर, आप लोग ऐसे याद कर लो कि कृपा शंकर पांडे को हथकड़ी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, तो नहीं लगनी चाहिए, तो इसलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैंडकफिंग किस केस में आ जाएगा, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। शुक्ला खैर नहीं ऐड किया गया है, प्रेम शंकर ही इतना है, याद कर लो इतना, प्रेम शंकर याद कर लो, बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट इमिनेटिंग फ्रॉम राइट टू, कहाँ से इमिनेट करता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ओके, 21 से इमिनेट करता है, बट इसको अब रख कहाँ दिया गया है, 21 कैपिटल ए में रख दिया गया है। ओके, उसको सेपरेट कर दिया गया, बट इमिनेट अगर वो आर्टिकल ना भी होता तो हम कहाँ से इसको इन्फर कर सकते थे, 21 से इन्फर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज इज प्रोवाइडेड बाई व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रोवाइड किया गया है, तो 21 कैपिटल ए में प्रोवाइड किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट टू एजुकेशन was held to be a concomitant to fundamental right inside under part 3rd of the constitution of India। किस केस में बताएगा, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अभी हमने आपके साथ एक क्वेश्चन और एक केस और डिस्कस किया था, उसका केस का क्या नाम था, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये कौन सा केस है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये दोनों केस जब आएंगे तो हम किस बारे में बात कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इन इंडिया राइट टू एजुकेशन इज अ, क्या है ये, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डोमिसिलरी विजिट by the police without the authority of a law was held to be violative of Article 21 of the Indian Constitution, assuming that a right of privacy was a fundamental right derived from the freedom of movement guaranteed by Article 19(1)(d) of the Indian Constitution, as well as personal liberty under guaranteed by Article 21। ये सारी बातें किस केस में बताई गई हैं, बी, खरक सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में बताई गई, खरक सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, बी इज द राइट आंसर, खरक सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट हैज पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट सिक्योर्ड बाई, एक्सेप्ट द राइट सिक्योर्ड बाई, बताओ, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 20 and 21। आर्टिकल 20 and 21 को छोड़ करके और सारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर दिया जाता है। ओके, आर्टिकल 358 और 359 के अंतर्गत कौन सी जब इमरजेंसी लागू होती है, आर्टिकल 352 में जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है। जब जुडिशरी बैच में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे होंगे तो हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन सारी चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट prostitutes are entitled to a life of dignity under Article 21 of the Constitution. The statement is true, false, partly correct, none of the above। बताइए क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही। prostitute also a person and they have every right to live with dignity under Article 21 of the Constitution of India। उनको बिच हंटिंग नहीं की जा सकती उनका, आखिरकार वो भी तो एक प्रोफेशन है। बहुत सारे जो डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं वो वहाँ पर जा कर के अपनी मेंटल फैकल्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, फिजिकल नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, जिससे सोशल ऑर्डर बनता है। और सोशल ऑर्डर बनता है तो सोसाइटी क्या रहती है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। जो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है तो पीस आती है, पीस आती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, और प्रॉस्पेरिटी आती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो हम और आप तो सब लोग खुश होते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following fundamental rights cannot be suspended during emergency? कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो कौन से फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 20 and 21। आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which provision of the constitution spells out right to clean environment as a fundamental right? right to clean environment as a fundamental right किस आर्टिकल में इंश्राइंड है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, while deciding cases of terrorist which procedure is to be followed? कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए? बिल्कुल सही, हम चाहे जिससे डील कर रहे हों, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे मर्डरर हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे थीफ हो, चाहे जो हो, अगर कोई वो ऑफेंस कमिट किया है और उसका ट्रायल होना है तो उसका ट्रायल कैसे होगा? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ से होगा, आर्बिट्रेरी प्रोसीजर नहीं होगा। इंडिया में किसका रूल है? रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे किसी की विम्स एंड फैंसी पर काम नहीं होता है। ये नहीं है कि किसी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी विम्स एंड फैंसीज पे कोई चीज़ चलाएगा, नहीं। अगर वो चलाने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस चीज़ को क्या कर देंगी? ओवर रूल कर देंगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगी, वाइड घोषित कर देंगी। ठीक है, आ रही बात समझ सबको? आगे बढ़ें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेट टू बी गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किन सेट को गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, सबका सही है, डी इज द राइट। आर्टिकल 19, 14 एंड 21 को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज आर फाउंड टू बी करेक्ट? नंबर फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is to prevent encroachment upon personal liberty by the executives save in accordance with the law and in conformity with the provisions thereof. Number 2, before a person is deprived of his life or personal liberty, the procedure established by law must be strictly followed and must not be departed from to the disadvantage of the person affected. बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। 1 and 2 ओनली, 1 and 2 दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ एंड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू लाइफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूडेड है बताइए? बिल्कुल, 1, 2 and 3 सब इंक्लूडेड है। पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। राइट ऑफ अ पर्सन नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर आर टू अनफेयर कंडीशन ऑफ लेबर। नंबर 2, right of a bonded labor to rehabilitate after release. Number 3, right to a decent environment and a reasonable accommodation. A is the right answer. हम अपने जुडिशरी बैच जब लॉन्च करेंगे तो हम आप लोगों को जो MCQs देंगे वो हिंदी में भी देंगे और इंग्लिश में तो दे ही रहे हैं हम, ठीक है, बट उनकी क्वालिटी थोड़ा और बेटर होगी। ओके, अभी तो हम लोग शुरू किए हैं ना यार, जुमा 4 दिन हुआ, अभी हमें बच्चे हैं हम लोग। ओके, लीगल नैरेटिव अभी बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो देखना तहलका मचेगा। मचेगा कि नहीं मचेगा? सबको सारी सुविधाएं दी जाएंगी मिनिमम प्राइस में। ये कोई भी कोचिंग 1 लाख रुपए से जो कि सो कॉल्ड अच्छी कोचिंग है वो नहीं है, हम देंगे 1000 रुपये से ऊपर नहीं देंगे, सब दे देंगे 1000 रुपये में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ अ penal law is are found to be correct? कौन सा है करेक्ट है बताइए? बिल्कुल, मैं सॉरी स्टेटमेंट पहले पढ़ देता हूँ, आप लोगों ने पहले ही मार्क कर दिया, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ फॉर द सेक ऑफ पढ़ने के लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़ दूँ? चलिए पहला पढ़ देता हूँ। अ प्रोसीजर विच वाज आर्बिट्रेरी ऑपरेसिव और फैंसीफुल वाज नो प्रोसीजर एट ऑल। नंबर 2, a procedure which was unreasonable could not be said to be in conformity with Article 14 because the concept of reasonableness permeated that article in toto. Okay, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A is the right answer. A is the right answer. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा बताओ? बिल्कुल सही, सी इज़ द राइट आंसर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस किस में दी गए हैं? जिसमें इसी आर्टिकल में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी बात करेंगे। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 22 में बात करेंगे। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मैं बार बार अगला केस बोल देता हूँ, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। कौन से केस स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर फर्स्ट इज द पर्सन अरेस्टेड हैज़ अ राइट टू कंसल्ट अ लीगल एडवाइजर ऑफ हिज ओन चॉइस ever since the moment of his arrest, and also to have effective interview with the lawyer out of the hearing of the police, though it may be within their presence. Number 2, the right extends to any person who is arrested whether under the general law or under a special statute. बताइए क्या सही होगा? बोथ इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर है, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे डील करेंगे? राइट टू एजुकेशन, यानी आर्टिकल 21 कैपिटल ए से डील करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस उससे एड किया गया बताइए? 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया? सेज free and compulsory education to all children between 6 to 14 years is fundamental right of the children. A is the right answer. 21 capital A. 21 capital A. Okay. Next question is, a right to education was added through which amendment in the constitution? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस चीज़ को देख लिया है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना कौन सा आर्टिकल है हमारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, 21 कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एज क्या है? फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में? 21 कैपिटल ए में। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1 इज आर्टिकल 21 कैपिटल ए was added to the constitution by 86th constitutional amendment act 2002. Number 2 is, any statement number 2 is, Article 21 capital A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. जैसा स्टेट को लगेगा वो वैसा करेगा। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ? बिल्कुल ए, पहला खाली सही है। ए इज द राइट आंसर। ओके, next question is, which one of the following statement is correct? Right to free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years is a fundamental right enforceable by, however can be enforced only if the state makes the enabling legislation. D is the right answer. enforceable है लेकिन कब? जब क्या होगा? इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। ओके, उसको इनेबल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the right of a child to free and compulsory education is a fundamental right under Article 21 capital A. Consider the following statement in this regard. Number first, children of the age 6 to 14 years are entitled to free and compulsory education. Number 2, it has been enforced in every state. Number 3, it is in consonance with the directive principle provided under Article 45. Which of the above statement is are incorrect? Incorrect बताना है मैम। Only 2 is the correct answer. Only 2 is the correct answer. ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन स्पेशली खाली आर्टिकल 22 से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है ये प्रोटेक्शन? बताओ। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ, डिटेंशन के खिलाफ और अरेस्ट के खिलाफ, सबके खिलाफ करता है। अगला क्वेश्चन, सेफगार्ड अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन आर प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? तो किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? बिल्कुल आर्टिकल 22 में प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 22 में। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन अक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन गारंटीड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर एंड कॉज ऑफ एक्यूजेशन? कौन सा आर्टिकल कहता है कि नेचर और एक्विजिशन दोनों के बारे में उनको क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल ये बात बताता है?
22 क्लास 1। अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 25 टू 28 इन राइट टू रिलीजन, 29 एंड 30 कल्चरल राइट्स और आर्टिकल 32। ठीक है, यानी हम फंडामेंटल राइट कल के टेस्ट में ख़त्म करने वाले हैं। सब लोग आप तैयार रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन कितने पीरियड में, कितने समय में उसको पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। ए इज़ द राइट आंसर 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी चीज़ मेंशन्ड है बताओ। बिल्कुल, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट मेंशन्ड है, और कोई चीज़ मेंशन नहीं है। एक्सप्लिसिटली और कोई भी चीज़ मेंशन्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ एन अक्यूज्ड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस कमेंसेस व्हेन। कब से ये कमेंस हो जाती है? व्हेन ही इज अरेस्टेड, जब से अरेस्ट होती है तब से लगा करके इसके पास क्या रहता है? चॉइस रहती है। किससे? डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। ओके, समझ आ रहा है भैया? भैया इज ए न्यूट्रल वर्ड, फिर बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, there is no fundamental right of a person arrested not to be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest or for period beyond that of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for journey from place of arrest to court without the authority of a magistrate। किस चीज़ में बात बताई गई है सारी चीज़? तो सी इज द राइट आंसर बोथ, यानी इन केस ऑफ वन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। Number 2, in case of one who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. C is the right answer. Okay, C is the right answer. Next question. Under Article 22, Class 4 of the Constitution of India, with the exception of certain provisions stated therein, what is the maximum period for detention of a person under preventive detention? बताइए। बिल्कुल 3 मंथ का मैक्सिमम पीरियड है प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का। 3 मंथ इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन लाइफ एंड लिबर्टी? बताइए। 22, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द mismatched out of the following: right to equality and non-discrimination, Article 14 to 18; right to cultural and educational freedom, Article 29 to 30; right to religious freedom, Article 25 to 28; right against exploitation, Article 20 to 22। तो मिसमैच कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कल के क्लासेस में यानी कल के टेस्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट ऑफ क्या कहते हैं, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ओके, यानी कल के टेस्ट में हमारा फंडामेंटल राइट का पोर्शन खत्म हो जाएगा। किसी को कोई शक इस बात में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इज द मोस्ट चेरिस्ड एंड वैल्यूएबल राइट कन्फर्ड अपॉन ए डिटेन्यू अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में ये बात बताई गई है? बिल्कुल 25 क्लास 5 of the Indian Constitution, and if there has been any infraction of such right, the detainee is entitled to be released। 25 class 5। okay, हो गया? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। आप लोग बहुत अच्छे से आज टेस्ट को अटेम्प्ट किए हो, बहुत अच्छा लगा हमें देख करके। कल और भी डिलीजेंटली अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कल हम आर्टिकल 32 भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिलीजन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में रहता है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे और कल के भी टेस्ट में आओगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का, ठीक है? और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कल अपनी रिवीजन क्लास चलेगी। ओके, लाइव गूगल मीट पर रिवीजन क्लास चलेगी। ओके, चलो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।